आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले 2 दिवसीय स्कूल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के आयोजन के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसका आदेश प्रति यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा है। सभी प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कृपया एनसीईआरटी दिल्ली के ईमेल दिनांक 10/12/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो दिनांक 1 से 2 फरवरी 2023 को एससीईआरटी दिल्ली में 2 दिवसीय स्कूल एंड टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के आयोजन के संबंध में है। उक्त कॉन्फ्रेंस हेतु निम्नवत थीम निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस थीम के आधार पर जैसे कि रिस्ट्रिक्टिंग स्कूल एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NEP 2020, तो रिमेनिंग टीचर एजुकेशन, कुल मिला के ये थीम से जो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं के आधार पर ये 2 दिवसीय मीटिंग होनी है। उसी संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। तो ये 1 से 2 फरवरी के बीच में होना है। अब देखते हैं हाई कोर्ट। 3 वर्ष से 65 स्कूल भवन बनकर तैयार हैं। अध्यापक और स्टाफ की नियुक्ति न करना जनता के पैसे की बर्बादी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 3 वर्ष से बनकर तैयार स्कूलों में अध्यापक और स्टाफ की नियुक्ति ना करना जनता के पैसे की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा, निर्माण की गुणवत्ता सभी को पता है। जब स्कूल चालू होगा तब तक बनकर तैयार नए स्कूल भवनों की मरम्मत की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखने में नज़र यही आता है कि जो हाई कोर्ट है वो भी सरकार के पक्ष में नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो 65 विद्यालय भवन अगर बनकर तैयार है तो उनमें नियुक्ति होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर पुराने और कटे फटे नोट नहीं बदलना, बैंक के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुराने और कटे फटे नोट यदि बैंक बदलने से हेला हवेली करती है, मना करती है, तो ऐसे में बैंक शाखाओं को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने मिर्जापुर की एक शाखा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI कानपुर के तत्वाधान में गुरुवार को जिला स्तरीय मुद्रा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर एवं सोनभद्र के अफसर भी मौजूद रहे। तो ये जो कटे फटे नोट होते हैं तो इनको बदलना आवश्यक है, और ये बदलना बैंक के शाखा प्रबंधक का अधिकार नहीं कर्तव्य बनता है। तो ये काम जरूर करना है। यदि नहीं होता है तो इन पर कार्रवाई भी होती है, जुर्माना भी लगता है, जैसा कि आपने इसमें उदाहरण भी देखा है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है यदि नोट बदलने की, तो आप बैंक ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर चेंज करिएगा। अब यहाँ पर फिर से कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। कुछ ज़िलों के नाम मैं पहले यानी कि कल की वीडियो में बता चुका हूँ। आज कुछ नए विद्यालय ऐसे जुड़े हैं, नए ज़िले जुड़े हैं जिनमें भी विद्यालय के समय में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, फतेहपुर में विद्यालय के समय 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा, 23 तारीख से। इसके बाद में शामली की बात करें तो यहाँ भी 10 बजे से 3 बजे तक विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के संचालित किए जाएंगे। और श्रावस्ती में भी 11 बजे से 3 बजे तक विद्यालय संचालित किए जाएंगे। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर विद्यालय 10 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे, और ये आदेश 30/12/2022 तक के लिए मान्य होगा। और इसके बाद में देखते हैं, वाराणसी में 10 बजे से 2 बजे तक विद्यालय संचालन किया जाएगा। वहीं श्रावस्ती का भी मैंने बताया 11 से 3 तक ही रहेगा। और इसके बाद सुल्तानपुर में 10 से 2 बजे तक, और मैनपुरी में कक्षा 1 से 8 तक के 10 बजे से 3 बजे तक विद्यालय संचालित किए जाएंगे, जबकि 9 से 12 तक के 4 बजे तक विद्यालय संचालन किया जाएगा। इसके बाद फिर से वाराणसी का अगर देखें तो यहाँ पर 10 बजे से जो विद्यालय हैं अभी 9-9:30 बजे तक से थे, लेकिन अब 10 से 2 बजे तक यहाँ पर चलेंगे विद्यालय। और मऊ ज़िले की बात करें तो मऊ में 22 तारीख से अग्रिम आदेश 10 से 3:30 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। वहीं पर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 9 बजे के उपरांत खोलने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। नेक्स्ट है चित्रकूट से, यहाँ 10 से 3 विद्यालय चलेंगे। इसके बाद BSc भदोही की बात करें तो यहाँ पर 9 से 3 तक विद्यालय अभी चल रहे थे, अब 9:30 से 3 तक विद्यालय चलेंगे। आपकी उपस्थिति 15 मिनट पहले आवश्यक रहेगी। वहीं जिलाधिकारी बिजनौर का यह कार्यालय आदेश है
और इसमें विद्यालय संचालन 10 से 3 बजे तक किया गया है। इसके बाद में देखते हैं बस्ती से, तो यहाँ पर 10 से 3 बजे तक विद्यालय चलेगा। रामपुर की बात करें, यहाँ 10 से 3 तक विद्यालय चलेगा। बस्ती की बात करें 10 से 3 तक विद्यालय चलेगा। संत कबीर नगर की बात करें, यहाँ से भी 10 से 3 तक विद्यालय संचालन किया जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एनपीएस से संबंधित। नियुक्ति तिथि से एनपीएस कटौती ना किए जाने एवं कटौती प्रमाण खाते में ससमय अपलोड ना किए जाने के संबंधी शिकायतों के निवारण के संबंध में। तो क्या है कि एनपीएस, जैसे कि हम अपने ज़िले की यदि बात करें, मैं अपने ज़िले का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक यदि देखा जाए तो एनपीएस केवल और केवल जून तक का जमा कराया गया है, जबकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके पेमेंट से नवंबर तक का काटा जा चुका है। तो इससे क्या साबित होता है, आखिर क्यों ये लेट लतीफ़ी की जा रही है? क्या इसमें कोई ब्याज का चक्कर तो नहीं है? यहाँ पर विभाग ब्याज लेने के चक्कर में हमारे शिक्षक साथियों का जो एनपीएस है वो लेट करता रहता है। तो जो भी कारण है उसके संबंध में, ये शिकायतों के निवारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इसका ये शासनादेश था। जो भी सब्सक्राइबर हैं, नियुक्ति तिथि से एनपीएस की कटौती न की जाने और सब्सक्राइबर इनकी प्राण खाता धारक के वेतन से की गई कटौती को उसके प्राण खाते में साथ समय अपलोड न करने संबंधी शिकायत पत्र परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराते रहते हैं, अवगत कराना है। तो ये जो वित्त एवं वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को ये आदेश दिया गया है। और सच्चाई भी यही है कि यही होता है कि आदेश तो निकलते रहते हैं, लेकिन उनको समय से जो आवंटन है, जो भी यहाँ पर एनपीएस का पैसा है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से डाला जा रहा हो 14% या फिर जो हमारे शिक्षक साथी या कर्मचारी हैं उनका 10% जो काटा जाता है सैलरी से, उसको समय से अकाउंट में, प्राण अकाउंट में नहीं डाला जाता है। तो इन्हीं पॉइंट को लेकर जो हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, उनमें एक शंका बनी रहती है कि आखिर ये समय से क्यों नहीं डाला जाता है। तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। तो उन सभी मामलों में जिनमें उपर्युक्त श्रेणी के अभिदाताओं के वेतन से एनपीएस अंशदानों की कटौती नहीं की गई थी, में अभिदाता को अब अंशदान जमा कराने का विकल्प चुनता है, तो अंशदान की राशि को एक मुश्त रूप से अथवा मासिक किस्तों में एनपीएस खाते में जमा कराया जा सकता है। उन सभी मामलों में जिनमें 31 मार्च 2019 तक देय नियोक्ता अंशदान सीआरए सिस्टम में संप्रेषित नहीं हुए थे अथवा देरी से संप्रेषित हुए थे, भले ही अभिदाता अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं, में नियोक्ता अंशदान की राशि नियोक्ता अंशदान देय होने की तिथि से लेकर अभिदाता के एनपीएस खाते में वास्तविक रूप में जमा होने की अवधि के लिए जीपीएफ पर समय समय पर यथा लागू ब्याज दरों के साथ अभिदाता के एनपीएस खाते में जमा किए जाएं। तो ये साफ इसमें किया गया है।